नमस्कार, सुप्रभातम। आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम, मैं हूं जिगर। खबरें विस्तार से। क्वीन एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार शाही परंपरा के मुताबिक 10वें दिन यानी 19 सितंबर को किया जाएगा। जौनपुर में गरजे सीएम योगी। पिछली बार फायदे के लिए गुंडों को बढ़ावा देती थी पिछली सरकार। जौनपुर में सुरक्षा में भारी चूक। मुख्यमंत्री योगी की सुरक्षा में हुई भारी चूक। दिल्ली में शराब घोटाले से संबंधित स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो को लेकर सीबीआई से संपर्क करने का फैसला किया भाजपा ने। अखिलेश ने केशव को दिया सीएम बनने का ऑफर। भाजपा के 100 विधायकों को पाला बदलने पर बदलेगी सरकार। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II का निधन हो चुका है। उन्होंने 6 फरवरी 1992 में ब्रिटेन का शासन संभाला था। तब उनकी उम्र 25 साल की थी। तब से अब तक 70 साल तक उन्होंने शासन किया। उनके निधन के बाद प्रोटोकॉल के मुताबिक अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। क्वीन एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार शाही परंपरा के मुताबिक 10वें दिन यानी 19 सितंबर को किया जाएगा। स्कॉटलैंड के बोल्मोरेल कैसल से उनका पार्थिव शरीर लंदन लाया जाएगा। यहां एबे में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार में जुड़ी परंपरा 12 दिन तक चलेगी। महारानी को प्रिंस फिलिप के बाजू में दफनाया जाएगा। क्वीन एलिजाबेथ का पार्थिव शरीर स्कॉटलैंड के बोल्मोरेल कैसल के लंदन के बकिंघम पैलेस पहुंचेगा। वहां से उन्हें वेस्टमिंस्टर हॉल को लाया जाएगा और इस दौरान मिलिट्री परेड होगी। शाही परिवार के सदस्य भी इस सफर में शामिल होंगे। महारानी के निधन के दिन यानी डी-डे की पूरी प्लानिंग पहले से ही हो चुकी है। 2021 में कुछ डॉक्यूमेंट लीक हुए थे जिसमें अंतिम संस्कार की तैयारी का सीक्रेट प्लान था। ऑपरेशन लंदन ब्रिज के मुताबिक ही तैयारी हो रही है। प्लानिंग के मुताबिक रॉयल परिवार की वेबसाइट का पेज ब्लैक कर दिया गया है। महारानी के निधन के बाद 10 मिनट के भीतर व्हाइट हॉल के झंडे आधे झुकने का जिक्र भी इस ऑपरेशन में किया गया है। ऑपरेशन स्प्रिंग टाइड में प्रिंस चार्ल्स की ताजपोशी का जिक्र था। सीएम योगी आदित्यनाथ जौनपुर दौरे पर थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल पूर्वांचल विश्वविद्यालय के एकलव्य स्टेडियम से जौन को 300 करोड़ के करीब की 116 परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने बटन दबाकर इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। करीब 25 मिनट के संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है। यह प्रदेश देश में नजीर बन चुका है। पिछली सरकारों ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर प्रदेश को खोखला कर दिया था। भ्रष्टाचार पिछली सरकारों की जीत का हिस्सा था। पिछली सरकार खुद के फायदे के लिए गुंडों गुर्गों को बढ़ावा देती थी। अपने खानदान के लिए भ्रष्टाचार पैदा किया था। चेतावनी भरे लहज में कहा कि भ्रष्टाचारी कोई भी होगा, उसकी संपत्ति कुर्क करने की, उसे गरीबों के उपयोग के लिए सौंपने की कोई संकोच नहीं होगा। सीएम ने कहा कि पूर्व सरकारों में सूबे में विकास की योजनाओं जो भी चलाई गई सिर्फ अपने लोगों को लाभ दिया, उसका नाम आम आदमी को नहीं मिला। उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। नए भारत के साथ ही उत्तर प्रदेश भी नया उत्तर प्रदेश बन रहा है। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के लिए आप लोगों का जो योगदान रहा उसका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मैं आया हूं, ऐसा भी योगी ने कहा। सीएम ने कहा कि जौनपुर दौरे पर आते ही मैंने मेडिकल कॉलेज व एसटीपी निर्माण का निरीक्षण किया। देखा कि जौनपुर आज विकास की ओर बढ़ रहा है। विकास की योजनाओं का ईमानदारी से पालन हो रहा है। परिणाम यह है कि जौनपुर के साथ ही पूरा प्रदेश विकास की एक नई कहानी लिख रहा है। हम केवल कहते नहीं हैं, परिणाम में बदल करके उसे सामने लेकर के आते हैं। और आज इसीलिए मैं आज कह रहा हूं आप सबसे, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ये भ्रष्टाचार पिछली सरकारों की जीन्स का हिस्सा था।
इन्होंने भ्रष्टाचार के माध्यम से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल कर दिया था। अपने लिए, अपने खानदान के लिए ये लोग भ्रष्टाचार पैदा करते थे। विकास की योजना लोक कल्याण के लिए नहीं, ठेकेदारों को लाभान्वित करने के लिए बनाते थे। अपने स्वयं के पाले हुए गुर्गों को लाभान्वित करने के लिए बनाते थे। और इसीलिए उन लोगों पर प्रहार करने के लिए इस सरकार ने पूरी मजबूती के साथ लड़ना प्रारंभ किया है। हमने तय किया है, भ्रष्टाचारी कोई भी होगा, उसकी संपत्ति को हम कुर्क करके फिर से उसे सार्वजनिक उपयोग में गरीबों के पास, गरीबों के उपयोग के लिए उस संपत्ति को अधिग्रहण करने में भी कोई संकोच नहीं करेंगे। और ठीक उसी तर्ज पर, जैसे आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य था जिसने दंगाइयों को सबक सिखाने के लिए ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में अगर दंगा करोगे तो खानदान ने 7 पीढ़ियों ने जो संपत्ति बनाई होगी उस संपत्ति से भी वंचित हो जाओगे। और आपने देखा होगा कि हमने उसका कानून भी बनाया, प्रभावी ढंग से उसको लागू भी किया। और आज यही कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं, अब यही लड़ाई हम भ्रष्टाचार के खिलाफ भी करने जा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों ने जितनी भी संपत्ति बनाई होगी, उन भ्रष्टाचारियों की इन संपत्तियों को सार्वजनिक उपयोग के लिए हम आज लेकर के आना चाहते हैं। और उसी दृष्टि से एक बड़े अभियान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं भी देख रहा था एग्जीबिशन में, बेसिक शिक्षा परिषद के बच्चे थे और कितना धारा प्रवाह बोल रहे थे, कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। अगर बेसिक शिक्षा परिषद के बच्चों के मन में विज्ञान के प्रति, तकनीक के प्रति, भाषा के प्रति आज आधुनिक बोध उनके मन में है और वैज्ञानिक भाव उनके मन में है, क्योंकि उनको उस प्रकार का मंच मिल रहा है, कुछ कर गुजरने की एक चाहत उनके मन में है, और प्रशासन ने और शासन ने मिलकर के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से उस प्रकार के भाव पैदा किए हैं। उसके परिणाम भी हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। और आज यही मैं यहां पर देख रहा था, वे बच्चे इससे पहले इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि पिछली सरकारों के पास फुर्सत ही नहीं थी। पिछली सरकारों ने शिक्षा को नकल का जरिया बना दिया था। शिक्षा को इतना उन्होंने भ्रष्ट करने का प्रयास किया था। शिक्षक नहीं थे, विद्यालय भवन जर्जर थे, परीक्षा की पारदर्शिता नहीं थी, नियुक्ति में पारदर्शिता का अभाव था, हर एक चीज के दाम तय होते थे, किसी व्यक्ति को न्याय पाने का विश्वास नहीं था। आज तो हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार हर व्यक्ति के साथ खड़ी है, हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है, हर व्यक्ति के साथ सुरक्षा की गारंटी देती है। कानून के नजरिए में जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता, लेकिन कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट भी किसी को नहीं दी जा सकती है। कानून का राज हर हाल में लागू होगा, इस सरकार का संकल्प है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में कल उस समय भारी चूक सामने आई जब सीएम जिले में दौरे में पहुंचे थे। सुबह एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने सीएम योगी आदित्यनाथ की गाड़ी के सामने मेडिकल कॉलेज के लिए निरीक्षण करने के लिए पहुंचे दौरान काला कपड़ा पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। काला कपड़ा देखते ही वही मौजूद पुलिस कर्मियों के होश उड़ गए। आनंद फानंद दौड़ाकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता ने पुलिस ने पकड़ लिया। इस दौरान सपा कार्यकर्ता को पुलिस कर्मियों ने पिटाई करने के बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। युवक ने नीली काली जींस और सफेद शर्ट के साथ गले में गमछा डाल रखा था। पुलिस के अनुसार उसका नाम आशीष है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर वापस अपने काफिले के साथ निकल रहे थे। तब इसी दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों के बीच एक सपा कार्यकर्ता तेजी से बाहर की ओर निकला और हाथ में काला झंडा लहराने लगा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गाड़ी के ठीक पास पहुंचकर मेडिकल कॉलेज के गेट के सामने ही उनको काला कपड़ा निकालकर दिखाया। इस दौरान कार्यकर्ता अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगने के बाद आनन फानन मौके पर मौजूदा सुरक्षाकर्मी भी इस ओर दौड़े और सपा कार्यकर्ता को पीटने के बाद हिरासत में ले लिया गया। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सम्मान के बदले जान भी दे तो नहीं है घाटा रे। युग युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे। ढोल उठाए जग सारा जय हो। युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे। भाजपा ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कथित शराब घोटाले के संबंधित स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो को लेकर सीबीआई से संपर्क करने का फैसला किया है। दिल्ली भाजपा के विधायकों ने स्टिंग वीडियो का संज्ञान लेते हुए सीबीआई को पत्र लिखकर मामले की जांच कराने की मांग की। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इस वीडियो में कथित शराब घोटाले के संबंध में नकद लेन देन की चर्चा की जा रही है। कमीशन में हिस्से के बारे में भी बातचीत की गई है, लेकिन पर्याप्त सबूतों के बावजूद आम आदमी पार्टी इस वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। त्रिवेदी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर परोक्ष रूप से हमला बोलते हुए कहा कि एक राजनेता का दागी चरित्र जो पूरी तरह से ईमानदार होने का दावा करता है वह लोगों के सामने स्पष्ट हो चुका है। इसलिए दिल्ली भाजपा के सभी विधायकों ने दिल्ली सीबीआई को पत्र लिखकर इस स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो का संज्ञान लेने के मामले में उचित कानूनी और जांच संबंधी कार्यवाही किए जाने की मांग करने का फैसला लिया है। हाल ही में कथित शराब घोटाले के आरोपी सनी मारवा के पिता कुलविंदर मारवा का एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था। इस वीडियो में उन्होंने इस बारे को लेकर कई जानकारियां ली थी। विगत दिनों जो कुछ भी क्रियाकलाप दिल्ली में शराब घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा था, दिल्ली विधानसभा में विश्वास मत के नाम पर जो अवांछित, अनावश्यक प्रपंच किया गया, यद्यपि वो विधायकों को बाहर रख के किया गया, उसके बाद भी विश्वास का संकट दिल्ली में उत्तरोत्तर गहराता जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण यह आया कि जब वो एक स्टिंग ऑपरेशन जो आप सभी ने देखा, जो इस प्रकार का था, जिसे एक प्रसिद्ध उक्ति में कहा जाता ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, वह प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा था। मगर आज यह समस्या क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि जो अपने को यह कहते थे भारत के इतिहास के एकमात्र व्यक्ति हैं अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने संवैधानिक पद पर बैठकर औपचारिक रूप से यह कहा था कि यदि आपसे कोई मिलने के लिए आए तो उसका स्टिंग बना लीजिएगा जी और हमें दे दीजिएगा, हम उस स्टिंग के आधार पर ही कार्रवाई कर देंगे।
पर आप देखिए कि वक्त का बदलाव और चरित्र का बदलाव किसी भी पार्टी और नेता के चरित्र में कैसा परिवर्तन ले आता है कि आज इतने बड़े प्रत्यक्ष प्रमाण के उपरांत भी वो पूरी निर्लज्जता के साथ उसे स्वीकार तो नहीं कर रहे हैं, बल्कि इधर उधर भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमारा बहुत स्पष्ट मानना है, या तो अरविंद केजरीवाल जी इस पर कार्रवाई करें, अन्यथा 7 वर्ष पूर्व दिए गए अपने बयान के लिए सार्वजनिक माफी मांग लें कि मैंने जो बोला था कि स्टिंग के बेस पर मैं तुरंत कार्रवाई करूंगा, वो मेरा उसी प्रकार से बचकाना, अपरिपक्व अथवा मन में विद्वेष रखने वाला बयान था। जैसे मैंने अनेक चीजों पे अपना बयान और स्टैंड पलटा है, मैं आज इस पर भी पलट रहा हूं। अखिलेश यादव ने इस दौरान उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य बहुत कमजोर आदमी है। उन्होंने सपना तो देखा था मुख्यमंत्री बनने का, आज भी वो 100 विधायक ले आए और मुख्यमंत्री बन जाए। बिहार से उदाहरण न ले, वो बिहार में हुआ जो यूपी में नहीं कर सकते। अगर उनमें हिम्मत है तो उनके साथ 100 विधायक है और वो हमारे पास लेके आए, हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। अखिलेश यादव का बयान आते ही सियासी गलियारों में हंगामा मच गया। एक के बाद एक भाजपा नेताओं के बयान आने शुरू लगे। खुद केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। केशव मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव मुझसे घृणा करते हैं। विधानसभा में अखिलेश का प्यार मेरे प्रति सबने देखा हुआ है। अखिलेश यादव खुद डूबने वाले हैं और मुझे क्या मुख्यमंत्री बनाएंगे। केशव नहीं यहाँ रुके, लेकिन उन्हें कहा कि अखिलेश सामंतवादी मानसिकता के बन चुके हैं और समाजवादी पार्टी का नाम की कोई पार्टी ही नहीं है, एक परिवार की पार्टी है। उनके दाव में कोई दम नहीं है। भाजपा अपने आप में इतनी मजबूत पार्टी है जिसको किसी के सहारे जरूरत नहीं है। हमारे गठबंधन के जो साथी है वो हमारे साथ है। भारत और सऊदी अरब के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर सऊदी अरब रवाना होंगे। विदेश मंत्री 10 सितंबर से 12 सितंबर तक सऊदी अरब की 3 दिवसीय यात्रा करेंगे। इस दौरान वह सऊदी अरब के अपने समकक्ष प्रिंस फैजल बिन फरहान अल सऊद के साथ भागीदारी परिषद के तहत राजनीति, सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग में समिति की पहली मंत्रिय स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में बताया कि विदेश मंत्री बनने के बाद एस जयशंकर की यह सऊदी अरब की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। इस दौरान दोनों देशों को नेता द्विपक्षीय संबंध की व्यापक समीक्षा करेंगे। समिति के 4 संयुक्त कार्य समूहों को राजनीतिक और कासूकल के तहत प्रगति पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में इन समूहों और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई है। कहा जा रहा है कि दोनों पक्ष में संयुक्त राष्ट्र, G20 और GCC में अपने सहयोग सहित आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 3 दिवसीय यात्रा के दौरान जयशंकर सऊदी के अन्य गणमान्य व्यक्तियों से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान खाड़ी सहयोग परिषद के महासचिव नायल फला मुबारक से भी मुलाकात करेंगे। दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे और उन्हें बढ़ाने की तरीकों की चर्चा भी करेंगे। बुलंदशहर के औरंगाबाद में मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि राजपथ नाम बदलने की जरूरत क्या थी। यह नाम कोई अंग्रेजों का नाम दिया नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि वह हर तीसरे दिन उद्घाटन करते हैं। आज कुछ नहीं रहा तो राजपथ का नाम बदलकर उसका उद्घाटन कर लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बारे में बोले कि वह अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। सत्यपाल मलिक बुलंदशहर के गांव मढ़ी बकापुर में करप्शन की फ्री इंडिया के संगठन के कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि अगर मैं प्रधानमंत्री से लड़ा तो यही वजह, मेरे पास कुछ नहीं है। कुछ होता तो अब तक ईडी और इनकम टैक्स की टीम आ जाती।
आज तक कोई अंग्रेजों का दिया हुआ नाम नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री कर रहे हैं क्योंकि बहुत एक तरह से समझिए कि तीसरे दिन उद्घाटन करते हैं तो आज कुछ नहीं होगा तो इसका कर दिया। मुंबई हमले का गुनहगार आतंकी याकूब मेमन की कब्र को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। कब्रिस्तान ट्रस्ट के 2 पूर्व ट्रस्टी का बयान सामने आया। दोनों के मुताबिक अंडरवर्ल्ड की धमकी के बाद कब्र के चारों तरफ मार्बल लगाए गए। परवेज सरकार और जलील नवराने मुताबिक साल 2021 में याकूब मेमन की कब्र पर कोई भी मार्बल नहीं था, लेकिन वक्फ बोर्ड और ट्रस्टी की मिलीभगत के बाद इसकी सजावट की गई। दोनों पूर्व ट्रस्टी के अनुसार मेमन परिवार की कोशिश थी और याकूब मेमन की कब्र को बड़ा किया गया। इतना ही नहीं, इसके आसपास की 3 जनरल कब्र को भी खरीदने की भी कोशिश की गई। कब्रिस्तान ट्रस्ट के 2 पूर्व ट्रस्टी ने बताया कि उनकी इस मांग को ठुकरा दिया गया था, जिसके बाद उन्हें पाकिस्तान में बैठे याकूब के भाई टाइगर मेमन के नाम से धमकी मिली थी। आपको बता दें कि जैसे ये खबर सामने आई, कब्र को सजाया गया है, उसको मजार की शक्ल दी गई है और चारों ओर लाइटिंग की गई है। उसके बाद मुंबई पुलिस ने याकूब मेमन की कब्र पर लगी लाइटिंग को हटाया गया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। इसी बीच अब ट्रस्ट के 2 पूर्व ट्रस्टी जुड़े एक शख्स ने अहम खुलासा किया। अंडरवर्ल्ड डॉन टाइगर मेमन की धमकी के बाद मेमन की कब्र को सजाया गया था। इसके अलावा याकूब मेमन की कब्र को लेकर करप्शन के भी आरोप लगे हैं। करप्शन के आरोप वक्फ बोर्ड पर लगे हैं और हैरान करने वाली बात यह है कि वक्फ बोर्ड पर उस वक्त नवाब मलिक के मंत्रालय के तहत था। उनके अलावा पूर्व ट्रस्टी ने वक्फ बोर्ड को लेटर भी लिखा था। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ढोल उठाए जग सारा, जय मयूर की जंजीरों को हमने ही काटा है। पैगंबर के खिलाफ विवादित बयान को लेकर भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर लिया। इससे नूपुर को बड़ी राहत मिल गई।
नुपुर के खिलाफ कई राज्यों में केस दर्ज किए गए हैं। इन सभी को दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश पहले ही दिया जा चुका था। याचिका में शीर्ष कोर्ट ने मांग की गई थी कि यह अधिकारियों को मुस्लिमों की भावनाएं आहत करने के आरोप में नुपुर के खिलाफ कार्यवाही करने की और गिरफ्तारी का आदेश दे। पैगंबर के खिलाफ नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर देश विदेश में भी भारी बवाल मचा था। नुपुर का समर्थन करने पर उदयपुर व औरंगाबाद में हत्या के मामले भी सामने आए थे। देश के कुछ हिस्सों में उपद्रव भी हुए थे। नुपुर को जान से मारने की धमकियां भी दी गई थी। उसकी जान को खतरा देखते हुए शीर्ष कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगवा दी थी। उसके खिलाफ दायर विभिन्न मामलों की सुनवाई भी नुपुर की मांग पर दिल्ली में ही की जाएगी, वो फैसला लिया गया था। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने असम में 3 मदरसा ढहाए जाने पर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की तारीफ की। बीरेन सिंह ने कहा कि भाजपा अवैध मदरसा के खिलाफ है और लेकिन अवैध मदरसों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और उन्होंने कहा कि वह भी अगर असम के सीएम होते तो ऐसा ही करते और कदम उठाते। बीरेन सिंह ने समाचार एजेंसियों से बात कहकर मुख्यमंत्री मदरसे के संबंध में असम में जो काम कर रहे हैं वह सही है। उन्होंने अदालतों का रुख करने और यह लोकतंत्र है, अगर मैं असम का मुख्यमंत्री होता तो मैं भी कार्यवाही करता। चावल की बढ़ती हुई कीमतों को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने टूटे चावल के निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। यह आदेश आज से ही लागू होगा। इससे पहले टूटे चावल के निर्यात पर किसी तरह का शुल्क नहीं लगता था। इसके अलावा सरकार की ओर से जारी किए गए अन्य आदेश के तहत गैर बासमती चावल के निर्यात पर 20% की शुल्क वसूला जाएगा। यह आदेश भी है और आज से लागू होगा। उबले और बासमती चावल के निर्यात को प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। गौरतलब है कि भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। वैश्विक चावल उत्पादन में भारत की 20% हिस्सेदारी है। राजस्व विभाग ने एक अधिसूचना में कहा कि मौजूदा खरीफ सीजन में धान फसल का रकबा काफी घट गया है। ऐसे में घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। कृषि मंत्रालय के अनुसार कुछ राज्यों में बारिश कम होने से मौजूदा खरीफ सीजन में अब तक धान की बुआई क्षेत्र 5.62% घटकर 400 लाख हेक्टेयर तक रह चुका है। चावल के वैश्विक व्यापार में भारत का हिस्सा 40% है। कन्याकुमारी के स्वामी विवेकानंद पॉलिटेक्निक के बेस कैंप से देश को जोड़ने की और कांग्रेस के राजनीतिक पुनरुत्थान को 2 प्रमुख लक्ष्यों के साथ राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। पद यात्रा का आगाज कर लिया था और अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी और लंबी पद यात्रा पर वो निकले हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3517 किलोमीटर की दूरी 6 महीने पैदल चलकर पूरी की जाएगी। पदयात्रा के दरमियान जनता से टूटे तार जुड़ने की कांग्रेस की अब तक की सबसे बड़ी मुहिम है। राजनीतिक उत्सव का समा बांधती नजर आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर कई दिनों से अटकले का बयान भी गर्म है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव लड़ने को लेकर अभी तक संशय बनाया हुआ था। इस बीच राहुल ने कल बताया कि उन्होंने पार्टी के अगले अध्यक्ष बनने को लेकर अपना फैसला कर लिया है। वो जल्द ही इसका ऐलान भी करेंगे और राहुल ने कहा है कि चुनाव होने पर ही इसका जवाब देंगे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने इसके संबंध में जब सवाल पूछा गया तब उन्होंने कहा, बच्चों के साथ कॉन्वर्सेशन हो रहा था मेरा और एक लड़की ने मुझे सवाल पूछा
भारत जोड़ो का मतलब क्या है। तो मैंने उससे सवाल पूछा। 12 साल 14 साल की लड़की थी, पेंटिंग कंपटीशन जीती थी। मैंने उससे पहले सवाल पूछा, मैंने कहा कि देखो अगर आप भारत जोड़ो समझना चाहती हो तो पहले आपको भारत समझना पड़ेगा। तो मैंने उससे काउंटर क्वेश्चन पूछा, भारत क्या है? तो उसका जवाब आया, अंग्रेजी में बोला तो अंग्रेजी में बोलता हूं, भारत is the people of India living in harmony. तो मैंने फिर पूछा, तो if the people of India are not living in harmony, is it Bharat? She says no, that is not Bharat, that is something else. So the question is, are the people of India living in harmony? And the answer, as far as I can see, and that what that little girl could see, is that Bharat is not living in harmony. The country is divided along religious lines, that is very clear. The country is divided along state lines, that is very clear. People do not have employment, people do not have work, that is very clear. 2 or 3 big businesses are controlling everything. We have the 3rd richest man now in India, who is probably going to become the richest very soon, close confidant of the leader of the country. That is not harmonious. You have massive price rise, that is not harmonious. Right? So, for me, India is a conversation between its people, and that conversation is broken down. And so if the conversation is broken down, India has broken down, and that conversation needs to restart. Sir, you said there is no contradiction between you are not taking over the Congress president and leading a nationwide Padayatra. But the question is, Please, why don't you want to take over I just want to make it clear, I'm not leading this Padayatra. participating in the Padayatra? You like to focus on me. That's a different issue. I am participating in this Padayatra. I made it very clear to Jairam, to Mr. Venugopal, that I am not leading this Padayatra. I am participating in this Padayatra. A different thing. असम के गोलपारा जिले के दरोगर अगला 4 के ग्रामीणों को आरोप लगाया है कि उन्होंने पुलिस के निर्देश पर मदरसे को तोड़ा था। हालांकि पुलिस ने इस आरोप को निराधार बता दिया है। स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि पुलिस में संबंध रखने वाले एक साथी ग्रामीण को संदेश भेजा गया था और उसने ही लोगों को मदरसे तोड़ने के लिए उकसाया था। पुलिस ने आरोप से इनकार करते हुए कहा कि केवल 2 लोगों के आतंकी संबंध के मामले की जांच कर रहे हैं और अब वो फरार है और मदरसे में पढ़ा रहे थे। पुलिस के अनुसार मदरसा और उनके परिसर में एक रीड हाउस को ग्रामीणों ने खुद ही ध्वस्त कर लिया था, क्योंकि इसके 2 शिक्षकों को संदिग्ध जिहादी संबंध सामने आया था, जो कथित तौर पर बांग्लादेशी थे। और एक स्थानीय रहीम बादशाह ने कहा कि मैं उन लोगों में से था जिन्होंने 2 निर्माण को गिरा दिया था। नदी किनारे अपने जुट को खेत में काम कर रहा था, तभी मुझे मदरसा परिसर में बुलाया गया। उसने मुझे और 5-6 अन्य लोगों से निर्माण को ध्वस्त करने में मदद के लिए कहा था। भाजपा का स्वघोषित कार्यकर्ता ये है और उसके मोटरसाइकिल पर कमल का चुनाव भी चिन्ह जो है वो भी स्टिकर लगाया गया है। ऐसे कई स्टिकर उसके आवास की दीवारों पर भी दिखाई दे रहे हैं। बादशाह ने दावा किया कि जब मैं अली से पूछा कि हमें मदरसों क्यों गिराना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि एसपी और डीएमसी सर ने हमें ऐसा करने के लिए कहा है। जब मदरसा परिसर में पहुंचा तो मीडिया पहले से ही वहां पे मौजूद थी। कई अन्य ग्रामीणों ने बादशाह के दावे की पुष्टि की। पूछे जाने पर अली ने स्वीकार किया कि मीडिया को मदरसा तोड़ने की कार्रवाई को कवर करने के लिए पहले से बुलाया गया था और निर्माण को उनके सामने गिराया गया था। हालांकि वह पुलिस द्वारा मदरसे को गिराने के लिए कहने पर सवाल पर चुप है। वहीं गोलपारा के पुलिस अधीक्षक वी राकेश रेड्डी ने कहा कि मदरसा और आसपास के अस्थायी एक कमरे को गिराने में पुलिस की कोई भूमिका नहीं है।
पूर्वी लद्दाख इलाके में पिछले 2 साल से ज्यादा समय से चीन के साथ भारत के तनाव को कम करने की दिशा में एक और प्रगति आई है। भारत के बाद अब चीनी सेना ने पुष्टि किया है कि लद्दाख स्थित गोग्रा होंग स्प्रिंग क्षेत्र में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से सेना हट जाएगी। चीनी सेना ने कहा है कि गोग्रा हॉट स्प्रिंग PP 15 से दोनों देशों की सेनाओं की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह सुनियोजित व समन्वित ढंग से होगी। जुलाई में हुई भारत चीन के कोर कमांडर स्तर की 16वें दौर की वार्ता में बनी सहमति के अनुसार 8 सितंबर से जियानडाबान के क्षेत्र में चीनी और भारतीय सैनिकों ने सुनियोजित तरीके से वापसी शुरू कर दी है। चीनी रक्षा मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को बीजिंग में जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह बात की है। इसमें सीमावर्ती इलाकों में शांति के लिए अनुकूल माहौल बना रहेगा। बीजिंग में तैनात भारतीय अधिकारियों ने पुष्टि भी की है कि चीन की सेना प्रेस विज्ञप्ति द्वारा ये बात बताई है, जिसका उल्लेख भारतीय प्रेस विज्ञप्ति में भी किया गया है। हालांकि साझा बयान में दोनों पक्षों में इस क्षेत्र के नाम अलग अलग बताए गए हैं। भारत के प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के द्वारा दिल्ली में जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि 8 सितंबर 2022 को भारत चीन कोर कमांडर स्तर की बैठक हुई थी। इस सम्मति के अनुसार क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिकों ने गोग्रा हॉट स्प्रिंग PP 15 से वापसी शुरू कर दी है। उज्बेकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर बैठक होने जा रही है। इसी सम्मेलन के करीब 1 सप्ताह पहले यह घोषणा की गई है। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करना। तन में बहता वो हमसे है ये कहता, सम्मान के बदले जान भी दे तो नहीं है घाटा रे। युग युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे। ढोल उठाए जग सारा, जय हो युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे। जोधपुर में भाजपा ओबीसी मोर्चा राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक का शुक्रवार को
कायलाना स्थित होटल लेकव्यू में शुभारंभ हुआ। उद्घाटन ओबीसी मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण, केंद्रीय श्रम एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने किया। इस मौके पर मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश भडाना व ओबीसी मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण मौजूद रहे। पहले सत्र में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी बैठक को संबोधित किया था। ओबीसी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में देश भर से कुल 125 पदाधिकारी, राष्ट्रीय समिति सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य व सभी ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे। आज वंदे मातरम के साथ इसी बैठक की शुरुआत हुई थी। पहले दिन उद्घाटन सत्र में केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन और श्रम रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहे थे। दूसरे सत्र में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया और कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी की मौजूदगी में अलग अलग बातों पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय मंत्री निर्मल कुमावत राजनीतिक प्रस्ताव भी रखा था। 4 सत्र पूरा होने के बाद 5वें सत्र में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश अली का उद्बोधन भी होगा। 6ठे सत्र में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री, राजस्थान प्रभारी सांसद अरुण सिंह का उद्बोधन होगा। मोर्चा कार्यकारिणी की बैठक के अंतिम दिन 7वें सत्र में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत का संबोधन रहेगा। 8वें सत्र के बाद समापन सत्र में मुख्य अतिथि गृह मंत्री अमित शाह होंगे और अमित शाह कल जोधपुर पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ का शुक्रवार दोपहर तक राजनीतिक और प्रशासनिक मानचित्र बदल चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के 32वें जिले मनेन्द्रगढ़ का भरतपुर का उद्घाटन कर लिया। मंच से अपनी बात खत्म करने के बाद सीएम दोबारा डायस पर पहुंचे और कहा कि अब आया हूं तो कुछ देकर जाऊंगा। इसके बाद उन्होंने मंच से मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर के विकास के लिए 3-3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। इसके साथ ही कहा कि चिरमिरी के 100 बेड के अस्पताल को जिला अस्पताल बनाया जाएगा। मनेन्द्रगढ़ के सिद्ध बाबा मंदिर भी पर्यटन विभाग को विकसित किया जाएगा। इसके पहले मुख्यमंत्री ने कलेक्टर भवन में कई विकास कार्य को शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया और इन जिले में बनने की और उद्घाटन की तारीख तय करने की कहानी बताई। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने पहले माफी मांगी और भारत जोड़ो आंदोलन में 13 किलोमीटर पैदल चलकर आया है, इसलिए रोड शो के दौरान वो स्वागत मंच बने थे तक गाड़ी से उतरकर नहीं पहुंच सके। उन्होंने कहा कि वो इतना आत्मीय स्वागत देकर अभिभूत हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने फिर से गारंटी दी है और वो गारंटी है हिमाचल चुनाव को लेकर। पंजाब के में सरकार बनने के बाद 5.5 माह हो चुके हैं। विधायक की लाखों में पेंशन है। विधायक बने तो पगार भी मिलेगी। पेंशन में 5.5 लाख तक ये मिलेगा, ऐसी बात आम आदमी पार्टी बोल रही है। राजनीतिक गंदगी झाड़ू साफ करेगी। पंजाब में झाड़ू चला तो बड़े बड़े धुरंधर हार चुके हैं। यह आम आदमी की ताकत है। जिस क्रांति की बात हम कर रहे हैं उसमें कोई बारूद नहीं लगाया, बस की झाड़ू की जरूरत है। इंजन बदलो, केजरीवाल का नया एक मॉडल और नया एक नारा सामने आया है, मॉडल वाला इंजन लगाओ। दिल्ली पंजाब में लग चुका है, अब हिमाचल में लगाओ। ये बात केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कह रहे हैं। यहाँ पुराने इंजन लगे हैं, वो क्या चलेंगे, ऐसी बात भी पूछ रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि 5-5 साल तक डॉक्टरों से इलाज नहीं चलेगा। इस बार देसी डॉक्टर से झाड़ू साफ करवा लो। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि ईडी सीबीआई वाले पागल है जो गांव में मेरी इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं। अगर ढूंढनी है तो हिमाचल आए, यहाँ लोगों का उत्साह देखे। और आज मंडी में मैं देख रहा हूं। आज से कसम खा लो, मैं अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी देने आया हूं, उस पर बात करूंगा।
लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की पहली गारंटी है शिक्षा, और हम इंतजार नहीं कर सकते कि दिसंबर में बात करेंगे, आज से बात करनी पड़ेगी कि सरकारी स्कूल नहीं टूटने देंगे। यहां बैठा एक एक कार्यकर्ता पूरे मंडी इलाके से आया है, और पार्टी के बाकी कार्यकर्ताओं को भी कहना चाहता हूं, जहां भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता सुबह को मॉर्निंग वॉक करते हुए मिले, किसी दुकान में बैठा हुआ मिले, कुछ खरीदारी करता हुआ मिले, बेचता हुआ मिले, दुआ सलाम करता हुआ मिले, उनसे पूछ लो एक बार हाथ जोड़ के, भैया सरकारी स्कूल क्यों तोड़वा रहे हो? बीजेपी के एमएलए के रिश्तेदार की पार्किंग के लिए सरकारी स्कूल क्यों तोड़ा जा रहा है आपके राज्य में? लानत भेजो भारतीय जनता पार्टी के हर एक आदमी को जो आपने अपने नेताओं को जाके कहे कि चुनाव बाद में हो जाएगा, पहले ये स्कूल रुकवाइए। स्कूल नहीं टूटना चाहिए साथियों, स्कूल बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, स्कूल बचाना हम सबका कर्म है, स्कूल बचाना हम सबका धर्म है, इसको बचाइए। मैं आपके बीच में अरविंद केजरीवाल जी की गारंटियां लेके आया हूं। भाई भगवंत मान और मैं पूरे पंजाब से वो आए हैं, मैं दिल्ली से आके आया हूं चल के, और इसलिए आए हैं क्योंकि आपके बीच अरविंद केजरीवाल जी की कुछ गारंटियां रख सकें। अरविंद केजरीवाल जी की कुछ गारंटियां मैंने और भाई भगवंत मान जी ने शिमला में, ऊना में और कांगड़ा में भी रखी, जिसमें हमने गारंटी दी, अरविंद केजरीवाल जी ने हिमाचल की जनता को गारंटी दी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को किनारे लगा के झाड़ू पे बटन दबाइए, झाड़ू पे बटन दबाइए। और इस बात की केजरीवाल जी की गारंटी है कि हिमाचल के हर एक घर में 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, 300 यूनिट तक के बिल जीरो आएंगे। इस बार झाड़ू पे बटन दबाइए, अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देके देखिए, हिमाचल प्रदेश के एक एक बच्चे के लिए शानदार सरकारी स्कूल 5 साल के अंदर बनके खड़े हो जाएंगे, ये केजरीवाल जी की गारंटी है। स्कूल तोड़ना तो दूर की बात है, शानदार सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूलों से भी बढ़िया सरकारी स्कूल 5 साल के अंदर अंदर खड़े हो जाएंगे, हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा मिलेगी, शानदार वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलेगी, ये केजरीवाल जी की गारंटी है। केजरीवाल जी की गारंटी है कि हिमाचल प्रदेश की हर एक महिला को, 18 साल से ऊपर की बहन को, वो चाहे युवा हो, चाहे हाउसवाइफ हो, वृद्ध महिला हो, सबको जो जो जरूरत समझे उसको सरकार की ओर से हर महीने 1-1 हजार रुपए की महिला सम्मान राशि दी जाएगी, ये केजरीवाल जी की गारंटी। केजरीवाल जी ने हिमाचल प्रदेश के लोगों से गारंटी दी है, और केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। दिल्ली में करके दिखाया, आज केजरीवाल जी और मान साहब ने जो पंजाब में कहा वो करके दिखा रहे हैं। केजरीवाल जी ने कहा है कि झाड़ू पे वोट दीजिए। केजरीवाल जी की गारंटी है कि हिमाचल प्रदेश के एक एक सिपाही को, वो चाहे फौज में है, हिमाचल प्रदेश की पुलिस में है या अर्धसैनिक बलों में है, अपना फर्ज निभाते हुए अगर किसी परिवार का कोई बेटा शहीद हो जाता है तो उसके परिवार को सम्मान स्वरूप 1 करोड़ रुपए की राशि सरकार की ओर से दी जाए। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा रायपुर स्थित कार्यालय यानी एकात्म परिसर में साइंस कॉलेज मैदान के लिए कल निकल चुके थे। वहां नड्डा बूथ अध्यक्ष, मंडल, जिला व प्रदेश अधिकारियों से सभा की। इससे पहले उन्होंने तेलीबांध से रोड शो किया। उसके साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी शामिल रहे। इसके पहले एयरपोर्ट से बाइक रैली के साथ बीजेपी अध्यक्ष तेलीबांधा पहुंचे और वहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा को माल्यार्पण किया। एयरपोर्ट से ही हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ रहे। हाथों में भाजपा का झंडा ले रखा था और नारेबाजी करते हुए नड्डा का स्वागत किया। कार्यकर्ताओं की भीड़ से नारा लगाया और देखो कौन आया, वो भी नारे लगा रहे थे। एयरपोर्ट पर छत्तीसगढ़ की भाजपा प्रभारी ने प्रदेश का राजकीय गमछा पहनकर नड्डा का स्वागत किया। डॉक्टर रमन सिंह, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सावंत ने भी नड्डा का स्वागत किया। एयरपोर्ट के बाहर बने मंच पर जाकर नड्डा ने कार्यकर्ताओं का अभिवादन भी स्वीकार किया। जेपी नड्डा का स्वागत छत्तीसगढ़ की पारंपरिक अंदाज में किया गया था। इसके लिए सरगुजा, जशपुर और बस्तर के आदिवासी कलाकारों के दल पहुंचे थे। एयरपोर्ट के बाहर ही दल मस्ती में झूमते रहे और पारंपरिक गीतों के साथ थिरकते हुए नड्डा का स्वागत किया था।
ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 11 सितंबर को भारत में राष्ट्रीय शोक रहेगा। इसी दिन महारानी एलिजाबेथ के सम्मान में भारत में राष्ट्रध्वज आधा झुका रहेगा। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर शोक जताया था। पीएम मोदी ने कहा था कि उन्हें हमारे समय की दिग्गज के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने अपने देश और लोगों के प्रेरक नेतृत्व प्रदान किया है। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में गरिमा और शालीनता का भी परिचय दिया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था और ये बात बताई थी। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। यह उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।